A very good morning to all of you. I am C. Rajesh Sharma and hoping you all are well. तो दोस्तों, कभी हमने सोचा है कि इंडिया के अंदर जितने बिजनेस स्टार्ट होते हैं वो इतनी जल्दी बंद क्यों हो जाते हैं? उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लानिंग फेलियर हो सकता है या अनफेवरेबल कंडीशंस हो सकता है। तो जब प्लानिंग फेलियर होता है, अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो क्या होता है कि हमारा सेल्स रेवेन्यू डाउन हो जाता है बहुत ज्यादा और हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती। और जब हमारा बिजनेस इन सब चीजों से रिकवर करने की कोशिश करता है तो उसके वे में, उसके रास्ते में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल, सबसे बड़ी बात होती है उसके द्वारा लेके ये फंडिंग, हाई फंडिंग, जिससे उसकी फाइनेंस कॉस्ट हमेशा आई रहती है और वो बिजनेस पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाता। तो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक भी यही है कि बिजनेस फेलियर्स, हाई फंडिंग एंड लो बिजनेस। तो दोस्तों, ये सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा अपने कुछ पॉइंट्स के थ्रू, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जो मैंने रियल लाइफ में देखे हैं, जो अभी तक के मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है इसमें ये, फॉर एग्जांपल अगर कोई मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो क्या होता है कि मैं उसके लिए फाइनेंस लेके आता हूँ मार्केट से। तो जब मैं उसके लिए फाइनेंस लेके आता हूँ मार्केट से तो हमेशा 5 साल या 7 साल या 10 साल के लिए उसके लिए फाइनेंस लेके आता हूँ। लेकिन क्या मैंने अपने प्रोडक्ट की इतनी एनालिसिस की होती है कि मेरा प्रोडक्ट को 5 साल या 7 साल मार्केट में सस्टेन करेगा भी या नहीं करेगा? मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई भी प्रोडक्ट को आप ये गारंटी कर सकते हैं कि 1 साल या 2 साल से ज्यादा मार्केट में सस्टेन करेगा, क्योंकि दूसरी चीजें आ जाती हैं मार्केट के अंदर या सेम प्रोडक्ट हमारा कॉपी हो जाता है। तो इस बीच क्या हुआ कि हमने फाइनेंस कॉस्ट तो हमने अपनी 5 साल और 7 साल के लिए अपनी फिक्स कर ली, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1 या 2 साल ही चल पाता है, जिसकी वजह से हमारे जो बिजनेसेस हैं वो काफी सारे बंद हो रहे हैं हमारे आज की डेट में, या उनकी जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा कम हो रही है। इसमें मेरा दूसरा पॉइंट है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। जब भी हम कोई भी फाइनेंस लेने जाते हैं मार्केट से या बैंक से, तो कभी हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस नहीं करते। हम अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं और हाई फाइनेंस लेते हैं मार्केट से 5 इयर्स या 10 इयर्स के लिए, और ये होता है कि 1 साल या 2 साल तो हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा मार्केट में अपना इम्पैक्ट छोड़ता है, लेकिन 2 या 3 साल बाद हमारे कॉम्पिटिटर आ जाते हैं मार्केट के अंदर, जो उस प्रोडक्ट की सेल्स को कम कर देते हैं या हमसे अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करके हमारी सेल्स को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इन दैट केस क्या होगा? हमारे पास क्या रह जाएगा? लो रेवेन्यू एंड हाई फाइनेंस कॉस्ट एट लास्ट। इससे भी हमारे साथ बहुत सारे जितने हमारे बिजनेस ओपन होते हैं, ये बिजनेसेस हमारे कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, थम जाते हैं या फिर पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, एक तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो मैंने रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया कि हम जितना भी प्लानिंग करते हैं वो सिर्फ ऑन पेपर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने देखा है अधिकतर मीडियम एंड माइक्रो लेवल के जो बिजनेस होते हैं वो लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मेरे को कोई भी फाइनेंस चाहिए तो मैं बैंक के पास जाऊंगा कि ये मेरी बिजनेस प्लानिंग है और ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैं लॉन्च करने वाला हूँ, मेरे को उसके लिए ये मशीनरी का सेटअप चाहिए, तो मेरे को इतना पूरा फंड चाहिए। इन दैट केस हमारे बैंकर्स कहते हैं हमको कि ये काम करो, ठीक है, आप ये सब प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स लेके आइए मेरे सामने 3 साल के या 5 साल के। उस केस पे हम इतनी एनालिसिस क्या करते हैं कि आने वाले 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में हमारी प्रोडक्ट की सेल इतनी होगी, परचेज इतनी होगी, ये नहीं होगी। हम डायरेक्टली अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को फोन करते हैं और उनको बोलते हैं कि ये साहब मैं बैंक में आया हुआ, मुझे लोन चाहिए और मेरे को प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल चाहिए 5 साल की। तो ये सब तभी हाथ क्या कहते हैं कि ठीक है, हो जाएगा काम, और वो अपनी एनालिसिस करके ठीक है कि 20% का ग्रोथ या 30% का ग्रोथ है उस साल, हर साल एक परपेचुअल ग्रोथ के हिसाब से वो अपने फाइनेंशियल्स तैयार कर देते हैं। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग मेरी ऑन पेपर तो हो गई, सीए साहब ने हमारी कर दी, लेकिन क्या एक्चुअल में वो मेरी प्लानिंग है? वो प्लानिंग फेलियर हो जाता है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से मेरे को क्रेडिट तो हाई मिल जाता है बैंक से क्योंकि मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन क्या एक्चुअल में वो मेरी प्लानिंग है? मेरी प्लानिंग फेल वहीं हो जाती है और मेरी एट लास्ट मेरी क्या बचती है? हाई फाइनेंस कॉस्ट, हाई फंडिंग। जिससे क्योंकि जब मेरी प्लानिंग ऑन पेपर है, एक्चुअल में वो प्लानिंग इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई और मेरी सेल्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा डाउन। चौथा इसमें एक मेरा पॉइंट है कि जैसे कोई भी हम प्लानिंग करते हैं, स्पेशली इन द माइक्रो लेवल एंटरप्राइजेस और मीडियम लेवल एंटरप्राइजेस, जहाँ मैनेजमेंट नहीं होता प्रॉपर, जहाँ एक ऑनर ही अपने आप का पूरा मैनेजमेंट होता है। इन दैट केस क्या होता है कि वो कोई भी प्लानिंग कर सकता है, अपने उसके माइंड में होती है। अब चाहे वो सिंगल पर्सन है, उसके दिमाग में जो प्लानिंग चल रही है वो अगर ठीक से इम्प्लीमेंट होगी तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है वो प्लानिंग पूरी तरीके से फेल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा जो मैंने देखा अपनी लाइफ में। 2 या 3 साल पहले एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑडिट करने गया था। तो उसमें जब हमने उसका ऑडिट किया तो हमें उसकी गोइंग कंसर्न पे ही डाउट था। तो जब हमने उनसे अपने उसके ओनर से बात की कि भाई ठीक है, हमको आपकी गोइंग कंसर्न पर डाउट लग रहा है क्योंकि आपके इतने सारे डेट खड़े हुए हैं, आप प्रॉपर टाइम पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं, इंस्टॉलमेंट आपके ओवर ड्यू हो रहे हैं, आपके वेंडर्स इतने ज्यादा लॉन्ग पीरियड के आपके वेंडर्स हो चुके हैं और आपका डेट रिकलाइजेशन हो नहीं रहा है। इन दैट केस आपकी गोइंग कंसर्न पे, आपके फाइनेंशियल क्रंच
बहुत ज़्यादा है और हमको उस पर डाउट है। तो इन दैट केस मैनेजमेंट और सो कॉल्ड ओनर ने कहा कि नहीं, आपका ये वाला पॉइंट नहीं है ठीक, क्योंकि अभी हमने क्या किया है, नए नए कस्टमर के साथ कॉन्टेक्ट किए हैं, हम उनको ये प्रोडक्ट बना के सेल करेंगे, उनसे रिलाइजेशन इतने टाइम में आ जाएगा। जब उनसे रिलाइजेशन आ जाएगा तो हम अपने वेंडर्स को, हम अपने बैंकर्स को पे कर देंगे। लेकिन दोस्तों, जब यही बात एज ए स्ट्रेटेजी ऑडिटर हमने बोले कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं आप हमको राइटिंग में दे दो, आप हमें प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज दे दो अगले 1 साल का। इन दैट केस आज दोस्तों 3 साल हो चुके हैं और हमारे पास आज तक वो प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज नहीं आया है। तो ये सारी प्लानिंग 1% के माइंड में थी। अगर वो प्लानिंग सक्सेसफुल होती है तो ठीक है, अदरवाइज क्या है कि बिजनेस फेलियर सिर्फ 1% के माइंड में प्लानिंग होने की वजह से हो जाती है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि जब वो 1% प्लानिंग करता है तो हाई फंड कहीं ना कहीं रेज करता है। दोस्तों, इसमें एक अगला पॉइंट है कि थिंकिंग ऑल फेवरेबल कंडीशंस। जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो हम सारी बिजनेस कंडीशंस को ना बहुत ज्यादा फेवरेबल ले लेते हैं अपना, कि हमारे साथ कुछ गलत होगा ही नहीं, हम टाइम से माल लेंगे, टाइम से माल बेचेंगे, टाइम से माल बनेगा, हमारे पास लेबर सफिशिएंट होगी, हमारे पास कैश की कोई कमी नहीं होगी, टाइम से पेमेंट आएगा, टाइम से हम सबको पेमेंट करेंगे। तो ये सब चीजें नहीं होती। और एट द टाइम ऑफ टेकिंग द क्रेडिट, एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लोन, ये सब फेवरेबल कंडीशन, इसमें से कोई एक भी कंडीशन अगर हिल जाती है तो यही मेरा जो हाई क्रेडिट ले रखा है, यही फाइनेंस कॉस्ट मेरी इतनी ज्यादा हाई हो जाती है जिसकी वजह से बैंक वालों को हम टाइम से पे नहीं कर पा रहे। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा मैं किंगफिशर एयरलाइंस का। किंगफिशर एयरलाइंस ने जब अपनी टिकट का प्राइस इतना ज्यादा लो रखा और इतने ज्यादा डेट बैंकों से ले लिया, तो उसका रीजन क्या था? उस समय क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत कम थे। तो जब उन्होंने क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम थे, टिकट का अपने रेवेन्यू पार्ट इतना कम रखा कि ठीक है, हम एक लो कैटेगरी के बंदे को टारगेट करेंगे और हमारा टिकट का प्राइस भी कम रहेगा। क्या उन्होंने एक अनफेवरेबल कंडीशन के बारे में सोचा था कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस जो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है टोटली, जिसका गवर्नमेंट का ज्यादा इंटरफेयर नहीं होता उस समय, तो अगर ये हाई कर गया, ये हाई में आ गया तो मैं क्या करूंगा? ये उन्होंने अनफेवरेबल कंडीशन अपनी सोची नहीं। मार्केट के अंदर कच्चे तेल के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए कि उनकी कॉस्ट ही रिकवर नहीं हो पा रही थी उनको। और जो उन्होंने अपना पूरा मार्केट सेगमेंट बनाया हुआ था कि हम सारी आपको फैसिलिटी, आपको लग्जरी फैसिलिटी देंगे लो प्राइस के अंदर, उनकी कहीं ना कहीं वो वाली जो एक कस्टमर बेस था, वो कस्टमर बेस उनका रहा नहीं, क्योंकि उन्होंने उनको थोड़े बहुत प्राइस बढ़ाने पड़ गए अपने प्रोडक्ट के, अपनी सर्विसेज के, जिसकी वजह से वो मार्केट में सस्टेन ही नहीं कर पाए। उनकी जो हाई अगेन उनके बीच में सबसे बड़ी उनका ऑब्स्टेकल्स क्या आया था मार्केट का, वो रन कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मार्केट से आउट हो गए थे, उनको प्रॉफिट कम हो रहा था, उनको लॉस हो रहा था, ठीक है, वो एक लॉन्ग रन में सर्वाइव कर जाते, लेकिन उनको सबसे ज्यादा दिक्कत था उनके द्वारा ली गई हाई फंडिंग। जब हाई फंडिंग उन्होंने ली तो उन्होंने ये सब चीजें नहीं सोची कि अगर ये हो जाएगा तो मैं इसको टैकल कैसे करूंगा। यही हुआ दोस्तों कि वो टाइम से बैंकों का इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाए और वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। इसके बाद दोस्तों मेरा एक अगला पॉइंट है कि कोई प्लान बी नहीं होता किसी मैनेजमेंट के पास कि अगर मेरा ये प्रोडक्ट नहीं चला, या प्रोडक्ट मार्केट से खत्म हो गया, या पॉलिटिकल रीजन ऐसे हो गए, या फिर इंटरनेशनल रीजन ऐसे बन रहे हैं कि भाई ये मैं मार्केट को सप्लाई नहीं कर पा रहा, या मेरा मार्केट खत्म हो रहा है, तो मैं प्लान बी क्या होता है? कई सारे बिजनेस के बाद एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस वो प्लान बी नहीं रखते कि अगर मेरा ये वाला मार्केट ड्रॉप होता है तो मैं क्या करूँगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि जब हमारा मार्केट खत्म हो जाता है तो हमारी सेल्स, हमारा रेवेन्यू, हमारा टर्नओवर तो खत्म हो जाता है, लेकिन हमारी फाइनेंस कॉस्ट जो है वो हमेशा बढ़ती रहती है, वो कभी कम नहीं होती, वो हमारी फिक्स होती है। तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द क्रेडिट, ये हमको सोचना चाहिए कि हमारे पास कोई प्लान बी है भी या नहीं। अगर ये वाला प्लान मेरा फेल होता है तो मैं कैसे बैंक को पे करूंगा। अदरवाइज क्या होता है कि उनको अपना डेट स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि ठीक है, अगर मेरा प्रोडक्ट फेल भी होता है तो भी मैं बैंकों को टाइमली पे कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों इंडस्ट्री एनालिसिस कोई नहीं करता। सारी बिग कंपनी, लिस्टेड कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर, वो लोग तो करते हैं, लेकिन जनरली छोटे लोग पूरी सप्लाई चेन एनालिसिस नहीं करते, सप्लाई चेन का ऑडिट नहीं करते। उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कोई भी अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो पूरा डिपेंड होता है मेरा सप्लाई चेन के ऊपर, बेस्ड फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू पे और सेल टू रियलाइजेशन। वो सारी जो सप्लाई चेन होती है उसका कभी हम बहुत ज्यादा हाई फंडिंग लेते समय क्या उसका कभी एनालिसिस करते हैं कि इनमें से अगर कोई एक पॉइंट भी मेरा छूटा तो मेरा बिजनेस कितनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय। एग्जांपल अगर मैं लूँ तो मेरे पास मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ और उसके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूँ, उसका जो मेरा रॉ मटेरियल है वो किसी एक कंपनी या दो कंपनी से आता है, या मैं कहूँ कि एक इंडिया के अंदर उस कंपनी के मोनोपोली है कि अगर वो प्रोडक्ट सप्लाई करेगा तो इसकी प्रोडक्ट सप्लाई करेगा। एट द टाइम ऑफ फंडिंग मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं। और क्या हुआ, 1 साल बाद 2 साल बाद जब भी
अगर उस कंपनी के ऊपर कोई दिक्कत आ गई या वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई या उस कंपनी में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। या तो आप हाई रेट पर मार्केट से परचेस करेंगे, या फिर आप लोग कुछ भी करेंगे, या अपना प्रोडक्ट की सेल कम करेंगे, या अपना बिजनेस ही इवन बंद करना पड़ सकता है। ये भी कंडीशंस होती हैं उस केस में। तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लोन हम ये सब चीजें नहीं देखते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी सेल्स रेवेन्यू, वही अगेन कि हमारे बिजनेसेस तो लो हो जाते हैं, लेकिन हमारी फाइनेंस कॉस्ट कभी भी लो नहीं होती। वो एक बार हमारी फिक्स हो गई तो हो गई, और वो हम फाइनेंस कॉस्ट कभी भी 1 या 2 साल की नहीं, 5 साल 10 साल की है। जबकि अब मैं अपने इस टॉपिक को कंक्लूड करना चाहूंगा। जब कंक्लूड करने के लिए मेरा ये पॉइंट यही है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है, कि जो सब चीजें देखी है कि एट द टाइम ऑफ टेकिंग द लोन हम इन सारे पॉइंट्स को जनरली नहीं देखते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि इन द लॉन्ग रन से 2 ईयर्स 3 ईयर और 4 ईयर्स की रेंज में कि मेरा जो बेस प्रोडक्ट है उसकी ये रेवेन्यू कम हो जाता है, उसका सेल्स कम हो जाता है, लेकिन मेरी फाइनेंस कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती, वो मेरी फिक्स की फिक्स बनी रहती है। तो होता क्या है कि छोटे बिजनेसेस में जहाँ हम 1 प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट्स के साथ ही शुरुआत करते हैं, वहाँ तो वो तो बिजनेसेस खत्म ही हो जाते हैं मेरे। लेकिन जहाँ मेरे अगर प्रोडक्ट्स काफी सारे ज्यादा होते हैं कि चलो मेरी एक मल्टी प्रोडक्ट्स कंपनी है और मेरे 100 प्रोडक्ट बनाते हैं, और मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो 2 या 3 प्रोडक्ट के लिए कर रहा हूँ, जो कि मेरे मेन प्रोडक्ट हैं, जो मेरे बेस प्रोडक्ट होते हैं। इन दैट केस क्या होता है कि वो जो आपके बेस प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है, वो तो आपको लॉसेस दे रहे हैं, लेकिन आपके जो छोटे मोटे प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, जो आपको प्रॉफिट कमा दे रहे हैं, वो प्रॉफिट उस लॉस को कहीं ना कहीं सेट ऑफ करते हैं हमारे फाइनेंशियल्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन द लॉन्ग रन वो कंपनी भी इतनी ग्रोथ नहीं कर पाती जितनी ग्रोथ उसकी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक हाई फंडिंग जो हमने मार्केट पे रखी है, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे, जिसकी इंटरेस्ट कॉस्ट और ज्यादा आ रही है, जो हमारे अदर प्रोडक्ट की कॉस्ट को भी कंसिडर में लेके आ रहे हैं। थैंक यू।